नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के विश्वविद्यालयों को कोरोना महामारी के दौरान फीस में वृद्धि न करने के निर्देश। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 12वीं का परीक्षा परिणाम, 76.07% रहा परिणाम। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, एमएसएमई और अन्यों के लिए बैंकों ने स्वीकृत किए 36,486 करोड़ रुपए के ऋण। और वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, कैंपा के तहत प्रदेश में इस वर्ष खर्च होंगे 158 करोड़ रुपए से अधिक। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों से कोरोना महामारी के दौरान प्रवेश व अन्य कार्यों में फीस वृद्धि न करने के निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। राज्यपाल ने आज इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर विभिन्न विषयों पर 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विश्वविद्यालय रोजगार सृजन, स्टार्टअप, लॉकडाउन संबंधी एग्जिट प्लान और जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष कार्य योजना पर केंद्रित कम से कम अपने 3 नवाचार प्रस्तुत करें। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है, लेकिन गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने पर अभी और कार्य करने की जरूरत है। बंडारू दत्तात्रेय ने ऑनलाइन शिक्षा को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने को भी कहा है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में ली गई जमा 2 कक्षा की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया। परीक्षा परिणाम 76.07% रहा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षा में कुल 86,633 विद्यार्थी बैठे थे, जिनमें से 65,654 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, जबकि 9,391 विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। परीक्षा परिणाम में एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है। विज्ञान संकाय में कुल्लू के साइंस स्कूल ऑफ एजुकेशन के छात्र प्रकाश कुमार 99.4% अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे हैं, जबकि कॉमर्स संकाय में नाहन की कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की मेघा गुप्ता 97.8% अंकों के साथ प्रदेश भर में पहले स्थान पर रहीं। आर्ट्स संकाय में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर की श्रुति कश्यप ने 98.2% अंक हासिल कर प्रदेश में टॉप किया है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जमा 2 कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सभी संकायों में पहले 10 स्थानों पर मेरिट में आए 83 विद्यार्थियों में से 65 छात्राएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए आज देश की पहली मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसका संचालन जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से किया जा रहा है। इससे देश के दूरदराज के इलाकों में कोविड-19 के नमूनों की जांच को बढ़ावा मिल सकेगा। इसकी क्षमता प्रतिदिन 25 RT-PCR और 300 ELISA जांच करने की है। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि सुदृढ़ ग्रामीण व्यवस्था एक मजबूत राष्ट्र की रीढ़ होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने तथा ग्रामीणों के जनजीवन को खुशहाल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरवीण चौधरी आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के झुलाड़ और डोहब गांव में महिला मंडलों को चेक व मास्क वितरण के उपरांत बोल रही थी। उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी से बचने के लिए सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखने की अपील की। सरवीण चौधरी ने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने और इनके माध्यम से ग्रामीणों को विकास में भागीदार बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। पूरे देश की तरह प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वरदान साबित हो रही है। जिले में इस योजना के तहत अभी तक लगभग 2,900 किसानों को लाभ मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान किसानों के खाते में आई ये राशि उनके लिए बीज व खाद इत्यादि खरीदने में काफी सहायक साबित हुई और किसान इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं।
मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं किसान हूँ। कोरोना की वजह से इस साल हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जो 2000 रूपये हमारे खाते में आ रहे हैं, इससे हमें बहुत मदद मिली है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम शरद है जी, मैं केलोंग से हूँ। बीते इस लॉकडाउन के चलते हम छोटे मोटे किसानों को काफी दिक्कतें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि हमारे अकाउंट में 2000 रूपये, उससे हमें काफी सहूलियतें हुई, जिससे हम बीज खरीद सके। इसके लिए हम प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का तहे दिल से आभारी है। तंजीम, इस बार कोरोना में काफी तंगी के हालात है, किसान की दिक्कतें आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2000 रूपये मिले, जिससे बीज खरीद पाए, जिसके लिए हम पीएम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 100% आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत एमएसएमई व व्यापारियों के लिए 36,486 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। अनुराग ठाकुर आज बिलासपुर, ठियोग और हमीरपुर भाजपा मंडलों के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है और उन्हें उनकी जरूरतों के हिसाब से सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कदम से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करेंगे। वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि कैंपा फंड के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान 158 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। गोविंद ठाकुर आज शिमला में कैंपा संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके तहत पौधरोपण, लैंटना हटाकर उस भूमि पर पौधे रोपित करना, वन नर्सरियां, जल व भूमि संरक्षण कार्य और जलाशयों की सफाई कर उनका नवीनीकरण करने सहित वर्षा जल संग्रहण आदि कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वन अग्नि रोकथाम कार्यों को आधुनिक बनाया जा रहा है। साथ ही इस कार्य के लिए ड्रोन कैमरों का भी उपयोग किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि कैंपा फंड के तहत संवेदनशील वन मंडलों में तैनात फील्ड स्टाफ को हथियार और आधुनिक बॉडी कैमरा प्रदान करने पर भी सरकार विचार कर रही है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 594 हो गई है। आज प्रदेश में अब तक कुल 8 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 5 कांगड़ा, 2 शिमला और 1 मामला सोलन जिला में सामने आया है। शिमला जिला के सरस्वती नगर में होम क्वारंटीन में रखे गए 2 लोगों में आज कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अभी तक 369 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 206 मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य में अभी तक 51,488 लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है। इनमें से 19,474 अभी भी सक्रिय निगरानी में हैं। प्रदेश में 57,479 लोगों का अभी तक कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विभिन्न दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री देश के बड़े नेताओं के साथ भारत चीन सीमा की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों के मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश भाजपा ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में अगले 2 दिनों तक अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। पार्टी ने ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार लिया है। पार्टी के प्रदेश संयोजक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि इस दौरान पार्टी की पहले से तय कोई भी वर्चुअल रैली नहीं होगी। इस बीच गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। किन्नौर जिला में NH 5 पर निगुलसरी के पास आज एक जीप के 200 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। मृतकों में सांगला के सूरज कृष्ण, सुरजीत सिंह और शकुंतला शामिल हैं। घायलों में वंशिका व तिंजन शामिल हैं। दोनों घायलों का रामपुर स्थित नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये जीप सांगला से ज्यूरी की ओर जा रही थी। इस महीने की 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश से होगी। इसे सुबह 6:30 बजे से दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्मों से लाइव स्ट्रीम के जरिए इसका प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री के संदेश के बाद मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की टीम सुबह 7 बजे से 7:45 बजे तक योगाभ्यास का कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के विश्वविद्यालयों को कोरोना महामारी के दौरान फीस में वृद्धि न करने के निर्देश। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 12वीं का परीक्षा परिणाम, 76.07% रहा परिणाम। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, MSME और अन्यों के लिए बैंकों ने स्वीकृत किए 36,486 करोड़ रुपए के ऋण। और वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, कैंपा के तहत प्रदेश में इस वर्ष खर्च होंगे 158 करोड़ रुपए से अधिक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।